हार्लेम की बातचीत खत्म हुई और मैं वापस एम्स्टर्डम लौट आया, उस शहर जहां लोग वाकई आते हैं। यह उत्तरेक्त हेग हार्लेम तो यूं ही रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए है। शहर तो एम्स्टर्डम ही है, लेकिन वह कोना कहां होगा जहां गांजा और वेश्यावृत्ति चरम पर होगी? जरूर कोई कोना ही होगा। शहर के बीच ऐसे इलाके कहां होते हैं? यहां का सोनागाछी भी शहर के एक छोर पर ही होगा। मैं स्टेशन पर उतरकर दाएं बाएं देखने लगा और चहलकदमी करने लगा कि किसी जानकार से पूछ लूं कि इतने में वैश्यालय आ गए। बड़ी बड़ी इमारतों के सामने भीड़ लगी है। लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वहीं वेश्याओं की गलियां दिख रही हैं। गांजा की बड़ी दुकानें और संग्रहालय नजर आ रहे हैं। सेक्स टॉय की आलिशान दुकानें भी हैं। यही इस शहर का उत्सव है, यही सौंदर्य है। वैश्यालय दुनिया में कई होंगे, भारत में ही कई हैं। मेरे लिए ये बाल्य कौतुक से भरे स्थल हैं जहां मैं घंटों गुजार सकता हूं। हालांकि जो यहां काम से आता है वो घंटों नहीं गुजारता, इन्हें नहीं निहारता, और इन सकरी गलियों और इमारतों से भी उसका ताल्लुक नहीं रहता। यह अंधेरी सड़क अंधेरे में ही निकल जाती है, लेकिन मेरे लिए यह प्रकाशमय सौंदर्य है। इनमें बसी स्त्रियां, उनके छोटे बच्चे, उनका परिवार, उनके पति, उनकी राशन की दुकानें, उनके रोजमर्रा की गपशप। जब पुणे में था तो एड्स कार्यक्रम के लिए बुधवार को पेठ की गलियों में अक्सर जाना होता। यह कार्यक्रम दिन का होता जब वैश्यालयों का रंग रूप बदल जाता है, कुछ यूं कि जैसे कनक कुमकुम में सजी सुंदरी अगली सुबह सूती नाइट सूट और बिखरे बालों में दूध वाले से जिरह कर रही हो। वैश्या की रात और सुबह में भी वही अंतर है जो अन्य स्त्रियों के। उनकी सुबह चाय उबालते, झाड़ू पोछा करते, पानी के लिए झगड़ते, बच्चे को स्कूल के लिए संवारते, पुरुषों के लिए डब्बा तैयार करते ही होती है। उनकी साड़ी रेशमी से सूती और चप्पल कोल्हापुरी से हवाई चप्पल बन जाते हैं। उनकी चाल ढाल प्राकृतिक हो जाती है। वे खुले में चटाई बिछाकर आंखों पर साड़ी का पल्लू डाल सोती हैं। हम समूह में उनके घर जा जाकर बतियाते। इतने में कोई बच्चा अपनी बहती नाक लेकर कौतूहल में मां के साथ खड़ा हो लेता। हमें उस मोहल्ले में एड्स के मरीज कम मिलते, एक दूसरी झोपड़पट्टी में अधिक। जिनकी जीविका ही यौन संबंध हो वे तो सचेत रहेंगे ही। मेरे जहन में आया कि क्यों न ये वेश्याएं ही सामाजिक यौन विशेषज्ञ बन जाएं। इनसे बेहतर इस विषय का ज्ञान किसे होगा? नीदरलैंड के वेश्यालयों और पुणे या जीबी रोड के वेश्यालयों में जमीन आसमान का अंतर है। एक ओर एम्स्टर्डम के शीश महलों में किसी नुमाइशी पुतले की तरह टू पीस में खड़ी गौरवणी स्त्रियां, तो दूजी ओर अपनी तोत को साड़ी की गांठ से कसे, मुंह पर टैल्कम पाउडर पोते, पान गुलकंद से होंठ सुर्ख लाल की स्त्रियां। एक ओर ऊपर झांको तो सितारों से जगमगाता नील गगन, तो दूजी ओर सकरी गलियों के ऊपर गुजरते बिजली के तार और टीवी के केबल। एक में छत पर रंगीन सी रोशनी और कमरे में एक नशीला धुआं, तो दूजे में चकतेदार चूने की दीवारें और रेलिंग पर सूखती साड़ियां। एक में उन्हें देखो तो वह गोल घूमकर अपना बदन यूं दिखाएंगी जैसे किसी काल्पनिक धुरी पर नाच रही हों, और एक में उन्हें निहारो तो हाथ दबोच कर यूं ले जाएंगी जैसे किसी बच्चे को जबरदस्ती स्कूल बस के लिए लिए जा रही हों। दरअसल किसी देश की तरक्की का मापदंड कोई इंफोटेक पार्क या गगनचुंबी इमारतें नहीं, उस देश के वैश्यालय हैं। कंप्यूटर का सम्मान करने से देश महान नहीं बनता, स्त्री के सम्मान से बनता है। और इन वैश्यालयों के बाहर बोर्ड पर एक बात स्पष्ट लिखी थी: हमारी स्त्रियों के साथ कृपया बुरा व्यवहार न करें। आप इनकी इज्जत करेंगे,
ये आपका बेहतरीन ख्याल रखेंगी। यह कितनी साधारण सी बात है जो चिड़ियाघरों में भी लिखी मिलती है, फिर भी मनुष्य इस ज्ञान से अनजान है। जो स्त्री को पैर की जूती समझते हैं वे न चिड़ियाघर के हकदार हैं न वेश्यालय के। उनकी जगह तो तथाकथित सभ्य समाज में है। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रवीण झा की लिखी पुस्तक नास्तिकों के देश में नीदरलैंड। प्रवीण पेशे से डॉक्टर हैं और नॉर्वे में रहते हैं। 60 पेजों की इस पुस्तक के किंडल एडिशन की कीमत है 50 रुपए। आप इस किताब को दिनकर पुस्तकालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। दिनकर पुस्तकालय का व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वहां से इस पुस्तक को काफी सस्ते में आप पा सकते हैं। आइए सुनते हैं इसी किताब का एक और हिस्सा। यहाँ की गिरमिटिया कड़ी की पहली मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से थी जो नीदरलैंड के मशहूर भोजपुरी गायक थे। इस बात से ताज्जुब हो सकता है, लेकिन नीदरलैंड में ऐसे लगभग 2 लाख लोग हैं जो सरनामी कहलाते हैं। इनके पूर्वज एक जहाज पर किसानी मजदूरी करने कलकत्ता से सूरीनाम गए। सूरीनाम एक डच कॉलोनी थी, तो ये बाद में नीदरलैंड आ गए। नियत समय पर वो होटल से मुझे उठाने आ गए क्योंकि हम अगले शहर की ओर जा सके, जहां एक वयोवृद्ध हमें गिरमिटिया युग की कथाएं कहेंगे। गाड़ी में मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जिनका हिंदुस्तान से यूं तो रिश्ता टूटे 150 वर्ष हो गए, पर वो ऐसी खिलंदड़ हिंदी बोलते हैं कि कोई क्यों माने कि वो डच हैं। मुझे तो यूं ही लगा जैसे गांव के कोई बड़े भाई नीदरलैंड में मिल गए। वो गाड़ी चलाते वक्त भी क्रियाशील थे कि मेरा नीदरलैंड आना सफल रहे। और इसी बीच किन्हीं से डच भाषा में फोन पर बात करते हुए वे हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या माजरा है। पता लगा कि वो हनुमान चालीसा का एक आधुनिक रूप लेकर आ रहे हैं। हालांकि वह भी हैं डच लोगों की तरह नास्तिक, लेकिन हनुमान चालीसा से मोह है क्योंकि उसमें भारतीयता है। लगभग आधे घंटे यूं ही गाड़ी में बतियाते हम नीदरलैंड के हेग शहर पहुंच गए, सरनामी हिंदुस्तानियों का गढ़। इस शहर में लाख से अधिक लोग हिंदुस्तानी मूल के हैं और उन्हें पहचानना मुश्किल नहीं। भारतीय को पहचानना कहाँ मुश्किल होता है। रंग, चाल ढाल सब जानी पहचानी होती है, चाहे कहीं भी उठाकर रख दो। पीढ़ी दर पीढ़ी अमेरिका यूरोप में बिताकर, नाम उपनाम बदलकर, विदेशियों से विवाह कर भी भारतीय से भारतीयता निकालना असंभव है। जब हेग शहर के उस लाल इमारत में पहुंचा तो यूं लगा जैसे अपने ही किसी फूफा चाचा से मिलने आया हूं। शक्ल भी मिलती थी, उनकी मुझसे, मेरी उनसे। तभी मिलकर कोई उत्साह नहीं जगा। इतनी दूर का सफर कराओ और अपनी शक्ल सूरत का संबंधी मिल जाए तो सफर छोटी लगने लगती है। कुछ दूर और जाता तो शायद कोई अजनबी मिल जाता। यह तो अपने सूरीनाम वाले मौसा निकले। कोई गांव का पंजियार होता तो अब तक संबंध स्थापित कर चुका होता कि इनकी पत्नी और मेरी मां के परदादा एक दूसरे के फुफेरे भाई के ममेरे थे। उन्होंने कहा मेरे दादा भारत से थे और दादी पाकिस्तान से। नहीं, उन्होंने यह कहा कि उनकी दादी जिस इलाके से थी वह अब पाकिस्तान चला गया। थे तो दोनों हिंदुस्तानी ही। आप सुन रहे थे प्रवीण झा की पुस्तक नास्तिकों के देश में नीदरलैंड का अंश। आप बुक ट्यूब से जुड़े रहिए, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। नए नए किताबों की जानकारियों के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।